बैटरीज के अंदर जो केमिकल होता है उनकी रिएक्शन हो रही होती है, और उस रिएक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस सोल्यूशन में जब पॉजिटिव चार्ज बच्चों बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट स्पीड ऑफ इट्स कैटायन इज इक्वल टू इट्स एनायन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला द अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर अपनी NSCGS की सीरीज चल रही थी, और यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज ओलंपियाड वाला, तो सबसे पहले आप जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट्स आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बच्चों इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसका एक पार्ट आएगा बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है, एंड देन हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर है बच्चों, तो ये अपना आज का टारगेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप खुद समझ सकते हो, ये जो आपका वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है बच्चों आपका इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होगा, तो सर ऐसा लगता है समवॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रो मतलब हो गया समवॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री का मतलब हो गया बच्चों जो आप पढ़ रहे हो दैट इज केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जहां पर भी इन्वॉल्व हो जाए, या जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करनी पड़ जाए, तो वो सारी बातें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप बता सकते हो यहां पर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द इंटररिलेशंस ऑफ केमिकल फिनोमेना एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, या फिर केमिकल एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे और वहां पर हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में बच्चों आप इलेक्ट्रोलाइट और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हो कि किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर आप बात कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा या स्ट्रांग होगा, किस तरह की बातें हैं वहां पर हम वो करेंगे। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों बैटरीज वाला। आपने बचपन में बैटरीज वगैरह से बहुत ज़्यादा आपने इंट्रोडक्शन आपको है ही। आप देखा होगा जो अभी बैटरीज आपको मार्केट मिलती हैं 1.5 वोल्ट लिखा होता है उसमें, या 12 वोल्ट की बैटरीज होती हैं। तो बच्चों ये जो बैटरीज होती हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, इन जो बैटरीज होती हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत छोटी सी होती हैं, बट इनके अंदर बच्चों क्या होता है, इनके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भरे होते हैं। तो बैटरीज के अंदर जो केमिकल्स वगैरह भरे होते हैं, जैसे ही आप उसकी सर्किट को कंप्लीट करते हो, फिजिक्स में बच्चों आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे जहां पर आपने बैटरी और बल्ब की मदद से बल्ब को आप ग्लो कराते हो। तो वहां पर क्या हो रहा होता है बच्चों, उस बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, वो जो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं बच्चों, उनकी रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो बैटरीज वगैरह हैं इसके अंदर क्या हो रहा होगा, तो बच्चों बैटरीज के अंदर क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। तो उन केमिकल रिएक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब तो हो गया अपना बैटरीज का वर्क। इसके अलावा आप एक इजी सा एग्जांपल समझ सकते हो कि आपके पास जो मोबाइल फोन वगैरह है बच्चों, जब मोबाइल फोन को आप यूज करते हो तो वहां पर क्या है, आपकी मोबाइल फोन में भी बैटरीज होती हैं। तो उस बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है बच्चों उनकी रिएक्शन हो रही होती है। बैटरीज के अंदर जो केमिकल होता है उनकी रिएक्शन हो रही होती है, और उस रिएक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह, जिसकी मदद से आपका फोन चलता है। बट एक आध दो दिन बाद क्या होता है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आपका फोन जो होता है वो डिस्चार्ज होती है उसकी बैटरी। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आप चार्जिंग में अपने फोन को लगाते हो, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी से अपने फोन के चार्जर को कनेक्ट किया,
अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसकी मदद से जो आपकी बैटरी है उसे चार्ज करना चालू कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम फिर केमिकल एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं कि या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे। क्लियर क्या बच्चों? तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें बैटरीज की, तो बैटरीज आर एवरीवेयर इन मॉडर्न साइंस। दे प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट आवर ऑटोमोबाइल्स एंड टू पावर अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी बैटरीज होती हैं वो आपकी कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके एनॉर्मस यूज है। आपकी मोबाइल बैटरीज में, आपकी मोबाइल में बैटरी लगी हुई है। आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो, सेल्फ लेते हो बच्चों, तो उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई होती है। आपकी गाड़ी में बैटरी लगी होती है। तो बैटरीज का जो बच्चों यूज है वो बहुत वाइड हो गया है हमारे लिए। तो इसलिए बैटरीज के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि बैटरीज किस तरह से काम करती हैं। आपकी जो भी आपकी क्या कहते हैं क्लॉक होती है, वॉच होती है, या आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बैटरीज का यूज होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं इनमें क्या लगा होती है, बैटरीज इसमें लगी होती है। ठीक है बच्चों। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद द इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बैटरी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इंटर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ये बात क्लियर है? और बच्चों बैटरी के अंदर क्या होता है, एक आपकी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। आपके अंदर वहां पर बैटरी में क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा क्या है, सबसे पहले हम कंडक्टर्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं। बिकॉज फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आप कंडक्टर्स के नाम पे क्या पढ़ते हो कि सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी कंडक्शन के वगैरह के बारे में आप पढ़ते हो। फिर आप पढ़ते हो कि रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि केमिस्ट्री में क्या होते हैं हमारे पास में, केमिकल्स, क्या केमिकल्स भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो सर फिजिक्स में कंडक्शन का कारण क्या होता है, पहले ये देखते हैं। तो बच्चों फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का कारण होता है वो होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जिसको आप कहते हो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आयंस जो होते हैं, तो आयंस के मूवमेंट की वजह से भी करंट कंडक्ट होती है, या आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसका मतलब सर आप कह सकते हो कि जो केमिकल्स होते हैं वो जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से भी करंट कंडक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा बच्चों, आयंस प्रोड्यूस करेगा, और आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो आपके जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं या तो मेटेलिक कंडक्टर होंगे या वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की या तो आपका सब्सटेंस मेटेलिक फॉर्म में होगा या वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलेंगे। अब यहां पर सवाल ये आता है कि बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो सोल्यूशन में जाते ही, पानी में जाते ही आयंस के फॉर्म में टूट जाए। जैसे HCl आपका टूट जाए H++Cl-। ठीक है बच्चों। सिमिलरली H2SO4 ब्रेक कर जाता है 2H++SO4 2- में। सिमिलरली बच्चों आपका NaCl जो एक सॉल्ट है, अगर आप सॉल्ट को पानी में डालते हो तो वो भी टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो ये सब क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में जाने के बाद जो सब्सटेंस आयंस में ब्रेक हो जाए उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप सबको पता है कि जो मेटल्स होते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर है क्या? The conductors which conduct electric current by movement of free electrons without undergoing any chemical change are known as metallic conductors। तो बच्चों जो metallic conductors होते हैं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती है। जैसे अगर मैं कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बस आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो कर जाते हैं। जैसे
आपके घर में जो वायरिंग हो रखी है या तो वो कॉपर की हो रखी होती है, जनरली कॉपर वायर्स को ही हम यूज़ करते हैं बिकॉज वो सस्ते भी मिलते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड, या फिर आपको कि सर हम चांदी की वायर यूज़ करेंगे तो बच्चों बहुत एक्सपेंसिव आती है। तो जनरली कॉपर की वायरिंग्स होती है हमारे घर में। तो जब भी लाइट आती है जाती है या लाइट जो भी आपकी आ रही है वो कॉपर वायर्स के थ्रू आती है, बट वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रही होती है। अगर केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है बच्चों तो कोई नया सब्सटेंस बन जाता, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा जो आपका कॉपर का वायर है वो सेफ रहे, उसमें से सब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहे और कंटिन्यूसली हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। क्लियर है क्या? दूसरा है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे, एक तो आपके जो मेटल्स होते हैं बच्चों, मेटल्स जो होते हैं बच्चों दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एंड सम वेरियस अलॉयज होते हैं जो आपके अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ग्रेफाइट में बच्चों हमने पढ़ रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक वैलेंसी इसकी फ्री होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, वहां पर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो बच्चों पानी में जाते ही आयंस में टूट जाएंगे, और आयंस में टूट जाएंगे इसलिए हम उसे बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। Those substance whose aqueous solution conducts the electric current and which are डिकम्पोज बाई पासिंग ऑफ डीसी। डीसी का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट करंट, जो हमारी बैटरी वगैरह से करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, इन दिस केस कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। मैं यही बता रहा था कि जो आपका मेटेलिक कंडक्टेंस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी सोल्यूशन में सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है तो उनके लिए जो जिम्मेदार बच्चे हैं या जिम्मेदार नागरिक हैं दोज आर आयंस। सो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, किसी एक्वस सोल्यूशन में आयंस के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसे हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। Electrolytes also conduct electricity in fused state and undergo decomposition by passage of the electric current। यानी यहां पर हमें बच्चों क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। अब सवाल यह आता है कि सर अगर मैंने किसी सब्सटेंस को पानी में डाला तो किसी ने बहुत ज्यादा आयंस दिए और किसी ने बहुत कम आयंस दिए। इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैं एक अच्छे इंसान से जो दिल का बहुत अच्छा है उससे मैंने मदद मांगी तो उसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए। अगर मैंने उससे 10,000 रुपये मांगे तो उसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन। उसे हम बोल सकते हैं कि यार जितने पैसे मैंने मांगे उसने मुझे दे दिए। बट अगर मैं एक कंजूस आदमी के पास जाऊं और उससे मैं हेल्प मांगू और अगर मैं उससे 10,000 रुपये मांगू तो हो सकता है उनको 10-20 रुपये दे दे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब मैंने मदद मांगी एक अमीर आदमी से, एक अच्छे दिल के इंसान से, तो उसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए, जितने पैसे वो दे सकता था या जितने पैसे मैंने मांगे उसने मेरी हेल्प की। लेकिन वहीं अगर मैं एक कंजूस आदमी के पास गया तो उसने भी मेरी हेल्प की, लेकिन जब मैंने 10,000 रुपये मांगे उससे तो उसने मुझे 5 रुपये ही दिए। सो यहाँ पर यही है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस पानी में गया, या तो उसने बहुत सारे आयंस दिए, मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस दिए, या बहुत कम आयंस दिए, तो बहुत ज़्यादा आयंस जो सब्सटेंस दे रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर गए मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में, उसे हम बोलेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों वो होंगे जिन्होंने ना के बराबर आयंस दिए। वो आयंस में टूटे तो सही, लेकिन उन्होंने इतने कम आयंस दिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं दिया, जिसका कोई मतलब इतना खास पड़ा नहीं। तो आप देख सकते हो electrolytes which are completely ionized in aqueous solution or in their molten state are called strong electrolyte। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं NaCl, तो बच्चों NaCl को अगर मैं पानी में डालूंगा तो NaCl ब्रेक कर जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में। तो ये जो बच्चों आपका NaCl है इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्म, इस NaCl को आप बोलोगे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्म, और जो आपका ये आयंस के फॉर्म में टूट गया बच्चों इससे आप बोलोगे आयनिक फॉर्म। इसे क्या बोलोगे आप बच्चों, आयनिक फॉर्म। इसे क्या बोलोगे बच्चों, आयनिक फॉर्म। तो किसी भी सब्सटेंस के पास बच्चों अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके दो फॉर्म होंगे, एक बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा और दूसरा बच्चों आपका आयनिक फॉर्म होगा। एक आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा और दूसरा बच्चों आपका आयनिक फॉर्म होगा। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो तुरंत जैसे ही आप उसे पानी में डालोगे वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म को छोड़ के 100% के आसपास आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जैसे लेट्स सपोज
टाइम t इज इक्वल टू 0 पे NaCl की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर थी तो यहां पर 0 होगी। आफ्टर सम टाइम t, विद इन सेकेंड्स क्या होगा बच्चों, ये NaCl पानी में डिजोल्व होगा और जैसे ही NaCl पानी में डिजोल्व होगा वो सारा का सारा अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा और बच्चों ये बन जाएगा 1m और ये बन जाएगा 1m। तो ये आपकी खासियत होती है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बिकॉज जो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका अल्फा बच्चों टेंडिंग टू 1 होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा टेंडिंग टू 1 होता है। अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा होता है बच्चों आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होता है बच्चों आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जैसे आप देख सकते हो NaCl का मेरे पास कंसंट्रेशन 1 मोलर था, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देख पा रहे हो कि NaCl कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 हो गई और आयनिक फॉर्म में पहले 0 थी और अब कितनी हो गई 1m। तो ऐसा तभी हो सकता था जब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू 1 हो। अल्फा का वैल्यू 1 होने का मतलब बच्चों कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंसंट्रेशन थी ये 100% अपने आयंस में टूट जाए। आप कह सकते हो कि 1 मोल NaCl आपको 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- देगा। क्लियर है? लेकिन वहीं बच्चों अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें बच्चों तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है बच्चों जैसे एसिटिक एसिड CH3COH। तो बच्चों इनका जो अल्फा होता है वो वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है इनका अल्फा। तो अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूंगा तो एसिडिक एसिड को अगर आप पानी में डालोगे बच्चों तो ये भी टूटेगा अपने आयंस में, लेकिन बच्चों ना के बराबर, बहुत कम ये अपने आयंस के फॉर्म में टूटेगा। एसिडिक एसिड आपका एक वीक एसिड है बच्चों, ये बहुत कम अपने आयंस के फॉर्म में टूटेगा। तो टाइम t बराबर 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन बच्चों 1 मोलर है तो आफ्टर सम टाइम t इस 1 में से बच्चों कुछ मोल्स x मोलर कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ये x मोलर बन जाएगा और ये x मोलर बन जाएगा। एंड दिस x इज बच्चों वेरी वेरी लेस। ये जो आपका x होगा इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, मतलब बच्चों जो यहाँ से ये जो आपका आयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म में वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटेंगे और आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट टूटे थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत कम आएगी बच्चों, हो सकता है x टेंडिंग टू आपका हो सकता है, बहुत कम वैल्यू आती है, मतलब चेंज सकती है। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो x की वैल्यू 10 की पावर -3 -4 के आसपास आएगी। x की वैल्यू बच्चों 10 की पावर -3 या -4 के आसपास आ रही है, मतलब 1 में से केवल 10 की पावर -4 मूल से टूटे, तो 10 की पावर -4 तो बहुत कम है बच्चों 1 के सामने। क्लियर है? तो ये डिफरेंस हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस होते हैं बच्चों, जितने भी आपके डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं पानी में वो सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके अलावा बच्चों जो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी आपका बच्चों किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब बच्चों वीक एसिड, वीक बेस और ऐसे सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट बना देते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में। सो इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन आर वीकली कंडक्टिंग। जैसे जितने भी बच्चों आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, या आपके वीक बेसिस वीक एसिड्स होते हैं, इसीलिए ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है क्या? ऑर्गेनिक एसिड हो गया आपका एसिडिक एसिड, HCN हो गया। इसके अलावा बच्चों जो आपके अमीन बेसिस होते हैं वो भी आ जाएंगे। क्लियर है? Oswald's dilution law is only applicable for weak electrolyte according to which degree of dissociation increases on electrolyte। तो ये भी है बच्चों के जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनमें आप जितने ज्यादा पानी डालोगे, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा पानी डालोगे, मतलब उसको जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। क्लियर है? इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत कम होता है, तो अल्फा इज मच मच लेस देन 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों अल्फा आपका टेंडिंग टू 1 आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका अल्फा टेंडिंग टू 1 आएगा। तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे बच्चों वो ज्यादा आयंस देंगे, और ज्यादा आयंस देंगे तो वो मोर कंडक्टिंग होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लेस आयन देंगे तो वो लेसर कंडक्टिंग होंगे, यानी वीकली कंडक्टिंग होंगे। कंडक्ट दोनों ही करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन यहां पर कंडक्शन की वैल्यू या इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, यहां पर कम आएगी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो आयंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके बारे में तो हमने समझ लिया। अब वापस से आते हैं बच्चों और बात करते हैं जो अपना सेल है
है वो कितने तरह का होता है। और यहाँ पर हमें बेसिकली 2 तरह के सेल पढ़ने हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेसिकली अ डिवाइस जिसमें आप क्या कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाओगे या केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका बहुत आसान सा एग्जांपल भी है बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं। केमिकल रिएक्शन की मदद से या तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप कोई केमिकल रिएक्शन तैयार करवाओगे। क्लियर है क्या? सो इट इज अ डिवाइस फॉर इंटरकन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जैसे जब आप मोबाइल को यूज कर रहे होते हो तो बैटरी के अंदर का जो केमिकल है उससे क्या हो रहा होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे आप बैटरी आपकी फोन की डिस्चार्ज होती है, आप उसे चार्जिंग में लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपकी बैटरी के केमिकल को वापस से चार्ज किया जाता है। एक रिएक्शंस चल रही होती है कुछ केमिकल जिनकी मदद से आपका जो केमिकल है वो चार्ज होता है, यानी कि जो रिएक्शंस हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से वापस से केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब आप अपनी बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग में लगाते हो तो वापस से वो केमिकल रिएक्शंस को या उन रिएक्शंस को स्टोर कर लेता है। क्लियर है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी वो रिएक्शन जो वो स्टोर हो जाती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो आपको पता है ये 2 तरह की है। अब किसको क्या बोलेंगे मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे आपका एक तो बच्चों गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके 2 तरह के हैं। आपको ध्यान रखना है कि योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला बच्चों गैल्वेनिक सेल या फिर इसको वोल्टाइक सेल ही बोलते हैं, और यहां पर आपका दूसरा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपको बता देता हूं। गैल्वेनिक सेल में तो बच्चों केमिकल एनर्जी जो है, गैल्वेनिक सेल में तो बच्चों आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल के अंदर बच्चों केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी आप ये कह सकते हो कि सर जो आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल है ये एक्चुअली आपकी बैटरी का ही पिक्चर है या बैटरी का ही सेल डायग्राम है। तो बैटरी के अंदर क्या चल रहा होता है बच्चों, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो केमिकल एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता होगा अब आप बता सकते हो, ये उसका बिल्कुल रिवर्स है बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से बच्चों हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? जिसकी मदद से हमारा मोबाइल वापस से चार्ज हो जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब बच्चों ऐसी रिएक्शन जो नेचुरली अपने आप हो रही हो, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही आप क्या करते हो, एक बैटरी से एक सर्किट कंप्लीट करके आप बल्ब लगाते हो, तो जैसे ही आप सर्किट कंप्लीट करते हो बल्ब स्पॉन्टेनियसली अपने आप जल जाता है। बिकॉज यहां पर क्या है, रिएक्शन जो अंदर चल रही है बैटरी की वो स्पॉन्टेनियस इसलिए है बिकॉज की टेंडेंसी है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है बच्चों ऐसी रिएक्शन जो नेचुरली अपने आप हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि गिवन कंडीशन पे अपने आप ना हो। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रही होगी जिसकी मदद से मुझे ईएमएफ मिल रहा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है सर? तो बच्चों जो बैटरी पे पोटेंशियल लिखा होता है, जैसे आप कभी मार्केट गए हो तो वहां पर बच्चों छोटी सेल, बड़ी सेल और अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं। कार के अंदर ही बैटरी लगती है, आपके मोबाइल के अंदर ही बैटरी लगती है। सिमिलरली जो घड़ी में आपके बैटरी लगती है छोटी छोटी, वो आपने देखी होगी मार्केट में मिलती है, तो उसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट। जो बैटरी का पोटेंशियल लिखा होता है वो 1.5 वोल्ट इस तरह से लिखा रहता है। तो अलग अलग आपकी पोटेंशियल एनर्जी या वोल्टेज की बैटरी आती है। तो जो भी उस बैटरी पे आपका वोल्टेज लिखा होता है वो मैक्सिमम जितना पोटेंशियल आपको डिलीवर कर सकता है उसको कहते हैं बच्चों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल कोई गिवन बैटरी जनरेट कर सकती है, दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ सेल। और हम जनरली कह देंगे ईएमएफ का मतलब
कितना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जनरेट कर रही है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर बच्चों की स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जिसकी मदद से हम ईएमएफ जनरेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड बच्चों, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाएंगे। वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी जब तक आप अपने मोबाइल को जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक फोन चार्ज अपने आप नहीं होगा। फोन आपका अपने आप चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बैटरी को एक सर्किट कंप्लीट करके बल्ब से कनेक्ट करवा दिया तो बल्ब अपने आप ग्लो कर जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने मोबाइल फोन को इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कनेक्ट करोगे तब तक उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन नहीं परफॉर्म होंगी, जिसकी वजह से आपका बैटरी चार्ज हो रही होगी। तो इसके लिए हमें इसे बोलना पड़ेगा कि अपने आप नहीं होगी, तो इसे बोलेंगे बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। So an electric current drives a non-spontaneous reaction. क्लियर है बच्चों? ऑन द अदर हैंड यहां पर देखिए केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने कहा ही था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी ये दोनों जो सेल्स हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक दूसरे की वाइस वर्सा या अपोजिट है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में आपके पास में केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों आपका एक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि द टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, द टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयरफॉर रिवर्स ऑफ ईच अदर। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की। तो बच्चों वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि जो बैटरी आप देखते हो बच्चों कॉम्पैक्टनेस वाली, ये जो कॉम्पैक्ट बैटरीज आप देखते हो, आपको लगता होगा सर इतनी छोटी सी जो बैटरी है उसके अंदर कहाँ तो केमिकल्स होंगे और कैसे केमिकल एनर्जी चल रही है। तो बच्चों ऐसा ही है, उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। अगर आपने बड़ी बैटरी देखी होगी, आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो वहां पर आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, एसिड भी होता है, इसलिए उसको बिना प्रिकॉशंस के आपको बैटरीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसे टच नहीं करना चाहिए। जो आपके घर में इन्वर्टर्स की बड़ी बैटरीज होती हैं उसके अंदर बच्चों एसिड वगैरह भी होता है, तो बहुत ध्यान से उन बैटरीज को हैंडल करना चाहिए। स्पेशली बच्चों, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए उसको, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिकॉज एसिड जो होते हैं दोज आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शंस की। तो किस तरीके से हम आपकी बैटरी का कंस्ट्रक्शन या किस तरह से वो वर्क करती है उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है whenever a metal strip is put in an electrolyte, the process of oxidation and reduction takes place simultaneously. तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज आपको 10th क्लास में दिया गया था कि जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है या जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया होगा कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। इसी में बच्चों एक डेफिनेशन आपको और पता होनी चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आप जब क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये बात बताई गई होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो ये वर्ड हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही लॉस गेन क्यों हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होने चाहिए। तो बच्चों आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर शेल्स में होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड बच्चों प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो बच्चों जनरली जो लॉस या गेन होगा वो ऐसे सब्सटेंस का होगा जो आपको सर्कुलर शेल में रिवॉल्व करते हुए दिखे, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन का एक्सचेंज करना बहुत ही एनर्जेटिक काम हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का अपना वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आपका गेन होगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो क्या होता है जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट अपने ही
क्या कहते हैं मेटल या एटम के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक टेंडेंसी डेवलप होती है, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को हम बोलेंगे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी है उसे हम बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है क्या? सो यहां पर वही लिखा हुआ है कि जब भी आप एक मेटल स्ट्रिप को उसी के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की टेंडेंसी क्रिएट होती है विद इन द सिस्टम, एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह पर रिडक्शन चल रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में एक डिफरेंस आएगा। और जब भी बच्चों 2 पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो करंट का फ्लो होता है। क्लियर है बच्चों? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेटल फेज एंड द लिक्विड फेज ऑन जॉइनिंग द मेटल स्ट्रिप्स थ्रू अ वायर of negligible resistance, the current flows as long as the potential difference exists between the metal phase and the liquid phase। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब ये तो समझ में आ गया सर, कैसे समझ में आया? आओ मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर क्लियर करवाता हूं। याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर हम एक सोल्यूशन ले लें, अगर मैं एक सोल्यूशन ले लूं, इसमें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूं। यहां पर बच्चों मैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूं और इसमें जिंक की रॉड मैंने इमर्ज कर दी, डुबा दी। तो अगर मैं बच्चों जिंक रॉड को इमर्ज कर दूं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तो जो रिएक्शन होती है ये आपने पढ़ रखी है बच्चों कि अगर कॉपर सल्फेट एक्वस के अंदर, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं जिंक रॉड को डुबा दूं तो बच्चों यहां पे क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर सॉल्ट बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये भी आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहां बन जाएगा बच्चों जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये आपने पढ़ रखा था बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में। अब यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नजरिए से भी देखना है। तो वहां पर क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया हुआ। तो बच्चों जो सल्फेट होता है, सल्फेट पर चार्ज -2 होता है, सल्फेट पर चार्ज -2 होता है, और पूरे कंपाउंड पे बच्चों चार्ज 0 होता है। जब भी आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा हो और यहां पर बच्चों कोई सर पे कोई चार्ज ना हो तो उसे 0 मानते हैं। तो अगर बच्चों पूरे सल्फेट पे चार्ज -2 है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, पूरे का सम 0 हो जाए, यस +2, यानी कॉपर पे चार्ज +2 होगा, बिकॉज +2 और -2 का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों कॉपर के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज +2, और यहां पर बच्चों जब अकेला कोई एलिमेंट लिखा हो, जब भी कोई एलिमेंट आपका अकेला हो या सेम एटम साथ में हो, जब भी बच्चों कोई एटम अकेला हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई एलिमेंट हो, तो बच्चों जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो आप कह सकते हो कि जिंक जो है बच्चों अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगेन सल्फेट पर चार्ज -2 होता है तो जिंक पे +2 होगा, और कॉपर अकेला है तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बच्चों कॉपर +2 से कहां जा रहा है, कॉपर +2 से बच्चों 0 जा रहा है। तो ये सब जो बच्चों मैंने लिखा है सब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है तो इसे बोलेंगे यस रिडक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, या इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन। सिमिलरली आप देख रहे हो कि जो आपका जिंक है बच्चों वो ऑक्सीडाइज हो गया, बिकॉज जिंक आपका बच्चों कहां जा रहा है, जिंक आपका 0 से +2 जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप देख पा रहे हो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है, एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जैसे 0 से +2,
जिंक बच्चों 0 से +2 जा रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जब भी बच्चों आपका कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा तो वहां पर रिडक्शन होगा। जैसे कॉपर +2 से 0 जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन। अब उल्टा सोचो बच्चों, अगर मैं जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डुबा दूं तो क्या होगा? तो बच्चों यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो बच्चों कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर बच्चों लेस रिएक्टिव है और जिंक बच्चों मोर रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएगा। तो बच्चों जिंक ही ज्यादा रिएक्टिव है और सॉल्यूशन भी जिंक ने बना रखा है, तो ये लेस रिएक्टिव कॉपर इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जबकि यहां बात करें तो सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन किसने बना रखा है? कॉपर ने। कॉपर सल्फेट बच्चों आपका सॉल्ट ही होता है, तो कॉपर ने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रखा है और जिंक अकेला है। बट जिंक मोर रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेगा। तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन यहां पर रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। इसका मतलब इस वाली रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस बोलोगे और यहां पर बच्चों दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नेचुरली अपने आप नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। अब साइंटिस्ट ने देखा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है, अगर मैं इसकी हाफ रिएक्शन लिखूं तो बच्चों यहां पर ये जो आपका सल्फेट है बच्चों, ये आपका स्पेक्टेटर आयंस होता है, इसकी कोई जरूरत यहां पर नहीं है। तो इस यहां पर रिएक्शन हो क्या रही है आप देख सकते हो, कॉपर +2 से बच्चों 0 में जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब कॉपर +2 से कहां जा रहा है? कॉपर में जा रहा है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा था। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको मैं लिख भी देता हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बच्चों रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम बोलते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज या इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी बच्चों आपका ऑक्सीडेशन होगा, जब भी बच्चों आपका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस आपको देखने को मिलेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में बात करेंगे तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ दिखेगा। सिमिलरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों रिडक्शन कहते हैं, और रिडक्शन में बच्चों क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहां आप देख सकते हो कॉपर +2 से 0 में गया, कॉपर आकर बच्चों +2 से 0 में गया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, यस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। क्योंकि यहां पर देखो आप ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहां गई? 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज को रिडक्शन बोलेंगे। और इस प्रोसेस में बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा, जबकि जिंक आपका 0 से +2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा होगा। तो इस प्रोसेस को बच्चों ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इस प्रोसेस को बच्चों ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि जिंक 0 से +2 में जा रहा है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा और ऑक्सीजन स्टेट का इंक्रीज आ रहा होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों जो रिएक्शंस होती हैं ये किस तरह से परफॉर्म हो रही होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी रिएक्शन थी बच्चों, ये जो आपकी रिएक्शन थी बच्चों, ये एक कंटेनर के अंदर हमने कराई। इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ वो सोल्यूशन में हो पाया, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई।
तो साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि अगर यही रिएक्शन, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अगर यही रिएक्शन मैं वायर्स के थ्रू करवा दूं तो तार के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तार के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बच्चों, तो करंट कंडक्ट करेगा या करंट प्रोड्यूस करेगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना एक काम करते हैं कि हम 2 कंटेनर में रिएक्शन करवाते हैं, हम 2 कंटेनर में रिएक्शन करवाते हैं, ताकि क्योंकि यहां क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा होगा कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जिंक क्या कर रहा है बच्चों, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जिंक रॉड से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल निकल कहां आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं। और सॉल्यूशन में आपका कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर +2 कॉपर आयंस है। तो ये कॉपर आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है बच्चों, वो एक ही कंटेनर में चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे पूरी तरह से हो ही नहीं पा रहा है वायर्स के थ्रू। इसलिए मैंने क्या किया, 2 अलग कंटेनर्स लिए, उनको वायर के थ्रू कनेक्ट किया, और अब बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, करंट में कंडक्शन होगा या करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनिक सेल पढ़ना पड़ेगा, और वहां पर बच्चों हम पढ़ेंगे कि 2 इलेक्ट्रोड्स हमको लेने पड़ते हैं। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो हमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करने पड़ते हैं। एक आपका होता है बच्चों एनोड, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा है कैथोड, जहां पर रिडक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बच्चों, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो जब भी आपसे कभी एनोड या कैथोड की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलना बच्चों, वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे एनोड बोलेंगे, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसे कैथोड बोलेंगे। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे और बच्चों इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो एनोड के बारे में अगर हम बात करें तो सम मेटल्स which are reactive are found to have tendency to go into the solution phase। मतलब जैसे जिंक था, जिंक सॉलिड क्या करेगा, आयंस के फॉर्म में जाएगा। अच्छा बच्चों, आयंस कहां होंगे, यस आयंस आपके सॉल्यूशन में होंगे। यानी जब कभी भी रॉड में से जिंक निकल निकल के सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएंगे, तो सॉल्यूशन में बच्चों आयंस किस फॉर्म, सॉल्यूशन में कोई भी एटम किस फॉर्म में होगा, आयंस की फॉर्म में होगा। तो जब भी जिंक सॉलिड से बच्चों जिंक आयन में कन्वर्जन होगा तो बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा थी तो वो ऑक्सीडाइज कर गए, जिनकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो रिड्यूस कर जाएंगे। तो यहां पर बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों जिसका ज्यादा होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बच्चों ऑक्सीडाइज कर जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर लिखा भी हुआ है व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद देयर आयंस एंड देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट करूंगा, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आप जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में पुट करोगे तो बच्चों जिंक जो है आपका, जिंक जो है जिंक सॉलिड जो है बच्चों आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 एक्वस में। यहां पर बच्चों जो आपका सल्फेट, हम इसको यहां पे नहीं लिखते हैं बिकॉज सल्फेट का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है इन जनरल। तो सल्फेट आपका स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन का मतलब होता है बच्चों दर्शक। जैसे हम मैच खेलने भी जा सकते हैं और देखने सकते हैं। जब हम कोई मैच देखने जाते हैं बच्चों तो हम स्पेक्टेटर्स होते हैं, हम उस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं एक्टिवली, हम बैठ के मैच को देख रहे होते हैं। तो वी आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर्स। और खेलता कौन है, खिलाड़ी। वैसे यहां पर क्या होता है बच्चों, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है पर सल्फेट का यहां पर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें स्पेक्टेटर आयंस कहा जाता है। तो जिंक बच्चों आपका जब अकेला होगा, जिंक जब एलिमेंटल फॉर्म में होगा, अकेला होगा, तो उसका ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। यहां पर बच्चों जिंक +2 में है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने क्या किया बच्चों, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, आपके सॉल्यूशन में चले गए। तो आयंस बच्चों कहां होते हैं, आयंस बच्चों आपके होते हैं सॉल्यूशन में। लेकिन यहां पर बच्चों एक दिक्कत है, आपने एटम तो बैलेंस कर दिए, चार्ज बैलेंस नहीं किया। हमें चार्ज बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो इस तरफ नेट चार्ज 0 है बच्चों, इस तरफ नेट चार्ज +2 है। तो यहां पर बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों -1 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों -2 होगा। तो +2 -2 0 हो गया। तो इस एरो के राइट हैंड साइड पे भी चार्ज 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज 0 है। तो इस तरीके से हम कोई हाफ रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, अपनी हाफ रिएक्शन लिखेंगे। इस तरह से हम अपनी हाफ रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर है? अब बच्चों यहां पर रिएक्शन में हो क्या रहा होगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एनोड की। तो एनोड में क्या होगा मैं तुम्हें समझा देता हूं। आप देख पा रहे हो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बच्चों जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन है बच्चों आपका जिंक +2 है और SO4 2- आयंस है।
और ये जो आपको रॉड दिख रही है बच्चों, ये रॉड आपकी सॉलिड फॉर्म में होगी। तो ये जो आपको रॉड दिख रही है जिंक की रॉड है बच्चों। तो जिंक रॉड जो है आपकी बच्चों, ये जो आपकी जिंक की रॉड है सॉलिड स्टेट में है। ये जो जिंक की रॉड है बच्चों, ये आपकी सॉलिड स्टेट में है और इस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जिंक सॉलिड फॉर्म में है और जिंक क्या है बच्चों? मेटल है। जिंक क्या है? मेटल है। और मेटल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अगर आपका जो ये जिंक सॉलिड है, ये जिंक सॉलिड क्या कर रहा है? जिंक सॉलिड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस पे छोड़ के जा रहा है। इस सॉलिड मेटल के सरफेस पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 में। यानी जो रिएक्शन हो रही है बच्चों वो है जिंक सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली रिएक्शन जो है बच्चों, यही आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और एनोड पर हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी लिख देता हूं मैं कि बच्चों आपका जो एनोड होता है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एनोड पर जब भी रिएक्शन चल रही होगी आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस देखने को मिलेगा या एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो कैथोड पर बच्चों हमेशा रिडक्शन होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। कैथोड पर आपको हमेशा रिडक्शन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि जैसे जैसे जिंक आपके रॉड के निकल के सोल्यूशन में जाएंगे तो सोल्यूशन में जिंक +2 का चार्ज बढ़ता जाएगा। सोल्यूशन में बच्चों जिंक +2 का चार्ज बढ़ता जाएगा तो सोल्यूशन धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। सोल्यूशन बच्चों धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा और इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन या नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन्स पे जमा होते जाएंगे। हाँ या ना? तो यही यहां पर लिखा हुआ है सरफेस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड के सरफेस पे ये चल रहा होगा बच्चों। जिंक क्या करेगा? जैसे लेट्स सपोज ये जिंक सब्सटेंस है, यहां पर जो जिंक था आप देख सकते हो यहां पर क्या था? एक जिंक का सब्सटेंस था। मैं बना देता हूं, डॉटेड फॉर्म बना देता हूं कि यहां पर आपके पास में एक जिंक था। ये जिंक का एटम क्या किया? ये जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया और सोल्यूशन चला गया जिंक +2 के फॉर्म में। तो आप देख पा रहे हो यहां से जगह जगह से आपके रॉड पर से जिंक जो एलिमेंट मेटल है उसको वाटर का मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लीव करके जिंक +2 आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा कुछ पिक्चर देखने को मिलेगी कि वेरी सून अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड एंड बिकम अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों कि आप देख पाओगे कि जो ये जिंक की रॉड है, ये जो बच्चों आपकी जिंक की रॉड है, इस जिंक की रॉड पर तो नेगेटिव चार्ज आके जमा हो जाएंगे। इस जिंक की रॉड में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे और जो सोल्यूशन होगा बाहर से, सोल्यूशन जो होगा बच्चों बाहर से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो द जिंक एटम और मेटल एटम विल मूव इन द सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक +2। जो मैंने कहा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों? रिएक्शन रुक जाएगी और उस समय पे आप देख पा रहे हो कि जो रिएक्शन हो रही है दैट इज जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा होगा जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है? There will be accumulation of sufficient negative charge on the rod which will not allow extra zinc ions to move in the solution. That is, solution will be saturated with zinc +2 ion. आप सोच सकते हो होगा क्या कि सोल्यूशन में जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, इस सोल्यूशन में जब पॉजिटिव चार्ज बच्चों बढ़ते जाएंगे तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो होगा क्या बच्चों कि यहां पर आपके पास में जो सोल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा, यानी इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। अब जैसे ही एक जिंक सोचे कि मैं जिंक +2 बनकर सोल्यूशन में आ जाऊं तो एक समय तक तो जिंक +2 सोल्यूशन में आता जाएगा जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे आप घर में क्या करते हो, आप घर पे बदमाशी करते हो तो कुछ देर तक तो आपके पेरेंट्स आपको बर्दाश्त करते हैं कि चलो ठीक है तुम छोटी मोटी बदमाशी कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम्हें देखते रहते हैं। लेकिन जब तुम ज्यादा ही बदमाशी करने लग जाते हो तो आपके घर वाले आपको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही आप देखो, आपको कहा गया हुआ
कि जब आप बहुत ज्यादा बदमाशी करते हो तो क्या होता है, ऐसा कहते हैं ना कहावत में, जब तुम्हारा पाप का घड़ा भरने वाला है, तो जब हम बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, जैसे हमारे घर में कोई रिलेटिव्स वगैरह आते हैं तो हमारे घर वाले कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही घर वाले रिलेटिव जाते हैं फिर घर वाले हमें बहुत डांटते हैं। तो वैसा यहाँ पर भी हो रहा होगा कि एक समय तक तो जिंक के एटम जिंक +2 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में सोल्यूशन में आते जाएंगे। इससे क्या होगा, सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक समय तक तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूं वो वहां पर एक्यूमुलेट करता जाएगा। रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी, और जब भी बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से डिफरेंस बनाते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, और वहां पर आपका एक कैपेसिटर बन जाता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो यहां पर क्या होगा, एक समय तक तो, एक सीमा तक तो बच्चों आप बदमाशी करते हो, तो एक लिमिट तक ये आपके घर वाले आपको बर्दाश्त करते हैं। सिमिलरली जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता जाएगा तो इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि अब नया जिंक रॉड जो जिंक +2 बन के आएगा उस पर रिपल्शन लगना चालू हो जाएगा। जो नया जिंक का रॉड आएगा उससे सोल्यूशन आने नहीं देगा, बिकॉज सोल्यूशन में पहले से ही इतने सारे जिंक +2 आ चुके हैं, और हर जिंक पे +2 का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में बढ़ता जा रहा है। अब नए जिंक +2 को आने की जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज नए जिंक +2 पे भी +2 का पॉजिटिव चार्ज है और सोल्यूशन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। इसलिए थोड़ी देर बाद अब ये जिंक के रॉड यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। इसके बाद अब जिंक नहीं आ पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी बच्चों, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी आपके इस पेज पे की the solution will be saturated with zinc +2 ions. The positive charge will be more concentrated nearly the rod. The extra positive charge of solution will be more concentrated around the negatively charged rod. An electrical double layer is developed in the system and hence, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब पॉजिटिव चार्ज होंगे आपके सोल्यूशन के, जो पॉजिटिव एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो रॉड के बिल्कुल पास आ जाएंगे, और रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, रॉड पर नेगेटिव चार्ज है और सोल्यूशन रॉड के आसपास खूब सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। इसकी वजह से एक लेयर बन जाएगी, डबल लेयर, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव की राइट साइड, एक पॉजिटिव नेगेटिव की लेफ्ट साइड, तो इसकी वजह से एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। सो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप्ड इन द सिस्टम एंड हेंस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, यस इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रो इज नोन एज एनोड। तो जहां पर बच्चों आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ऑन एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑन एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस टू एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों होगा क्या कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये जो आपका एनोड होगा, ध्यान रखना दो तरह की सेल होती है, जो आपकी बच्चों गैल्वेनिक सेल होती है। गैल्वेनिक सेल के लिए आप एक बात ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल के लिए आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, लोन, क्या याद रखना, लोन। लोन में बच्चों एल का मतलब होता है लेफ्ट। जब भी हम बच्चों गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड बनाएंगे, राइट हैंड साइड पे कैथोड बनाएंगे। क्या बोला मैंने, जब भी हम गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम बच्चों एनोड बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे हम कैथोड बनाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल के लिए ये निमोनिक याद रखेंगे, लोन। एल का मतलब लेफ्ट होता है बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है बच्चों एनोड, और एन का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों जब भी आप गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो लेफ्ट साइड में आप एनोड बनाओगे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। बच्चों एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो आप एक याद रखिए, दूसरा आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में आपको वर्ड याद रखना है बच्चों, LOAN, लोन। यानी कि आपके गैल्वेनिक सेल में एनोड आपका नेगेटिव चार्ज होगा और
कैथोड, इसका मतलब बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन दूसरी आपकी कौन सी सेल थी बच्चों? दूसरी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी। तो अगर एक आपको याद है तो दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा होगा? तो बच्चों अगर यहां पर एनोड नेगेटिव है तो यहां पर एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर कैथोड आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल बच्चों वो है जहां पर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उसके लिए हम निमोनिक यूज करेंगे लोन, जिसमें एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। इसका रिवर्स कर दो बच्चों तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई है। तो जहां पर बच्चों आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हमने बोल दिया एनोड। अब जहां पर बच्चों रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? यस, जहां पर बच्चों आपका रिडक्शन हो रहा होगा उसे हम बोलेंगे कैथोड। अब देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा होगा। तो बच्चों कैथोड में क्या होगा कि एनोड तो आपने लिया था बच्चों जिंक का, अब हम कैथोड लेंगे कॉपर का। तो कॉपर की रॉड होगी बच्चों, कॉपर की रॉड आप देख पा रहे हो, ये कॉपर की रॉड है और यहां पर सोल्यूशन हमने लिया है बच्चों CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन। जिस चीज की रॉड होगी बच्चों, जैसे यहां पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्यों लिया? बिकॉज कॉपर की रॉड है, तो कॉपर की रॉड है तो जो सॉल्ट आप लेने वाले उसमें कॉपर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आपने यहां पर बच्चों जब जिंक की रॉड ली थी, जब आपने बच्चों यहां पर जिंक की रॉड ली थी, जब आप जिंक की रॉड लोगे तो सोल्यूशन में जिंक एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। यानी जिस चीज की आप रॉड ले रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना पड़ेगा, मतलब उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं कॉपर की रॉड बना रहा हूं या कॉपर की रॉड ले रहा हूं तो सोल्यूशन में भी मेरे पास जो सॉल्ट होगा उसमें कॉपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट के साथ मैंने कॉपर रॉड ले ली। अब कॉपर सल्फेट का मतलब बच्चों कॉपर +2 है और SO4 2- है। इस बार क्या होगा ये देखते हैं, इस बार क्या होगा ये देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि बच्चों सोल्यूशन में आपके पास कॉपर +2 बहुत सारे हैं, सोल्यूशन में आपके पास में कॉपर +2 बहुत सारे हैं बच्चों। तो ये कॉपर +2 क्या करना चाहेंगे? ये कॉपर +2 बच्चों इस रॉड पर से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर क्या होगा बच्चों कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहता है। तो स्टार्टिंग में बच्चों जो सोल्यूशन है वो आपका न्यूट्रल होगा। स्टार्टिंग में आपका जो सोल्यूशन है चाहे वो ये वाला हो या ये वाला, बात एक ही है। यहां पर बच्चों जब स्टार्टिंग में का सोल्यूशन होगा ना, स्टार्टिंग में आपके पास जो ZnSO4 का सोल्यूशन होगा बच्चों वो न्यूट्रल होगा, यानी जिंक +2 का कंसंट्रेशन और SO4 2- का कंसंट्रेशन बराबर होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब वो सोल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होगी जिंक रॉड निकल के सोल्यूशन में आएंगे तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब ये न्यूट्रल सोल्यूशन था जिसमें जिंक और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बराबर था। सिमिलरली यहां पर बच्चों जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो सोल्यूशन के अंदर बच्चों कॉपर +2 का कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बराबर था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी बच्चों ये कॉपर +2 क्या करेगा, इस रॉड पर जो आपके पास, इस रॉड पर बच्चों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस रॉड पर आपके पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करेगा बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से है पहले समझते हैं। इस रॉड पर 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां से आएंगे? जिंक से। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। जो जिंक के पास, जिंक की रॉड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, जब तुम उसे वायर से कनेक्ट करोगे, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप देखिए जरा ध्यान से। तो इस तरफ बच्चों क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका एनोड होता है, एनोड आपका लेफ्ट साइड होता है और कैथोड आपका राइट साइड होता है। तो यहां पर बच्चों के पास में जिंक की रॉड थी और ZnSO4 का सोल्यूशन था। यहां पर आपके पास में ZnSO4 का सोल्यूशन था और ये बच्चों आपकी जिंक की रॉड थी। यहां पर बच्चों पास कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यहां पर बच्चों मेरे पास में कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब क्या हो रहा था, आप पिक्चर आपको ही पता है। यहां पर क्या हो रहा था बच्चों की, इस रॉड पर से जिंक निकल के जिंक +2 में जा रहे थे। जिंक निकल के जब +2 में जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या होगा, इस रॉड पर 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जमा होता जाएगा। तो यहां से क्या हुआ बच्चों, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहां पर बच्चों मैंने गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर लगा दिया और इन दोनों रॉड को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या बच्चों कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से होके जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से होके जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए उस रॉड पे थे। और अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां आएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे बच्चों तो इस सोल्यूशन में बैठा हुआ कॉपर +2
क्योंकि कॉपर प्लस 2 बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है, तो सोल्यूशन में बैठा हुआ कॉपर प्लस 2 इस 2 इलेक्ट्रॉन की ताक में बैठा हुआ है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आए मैं से गेन कर लूंगा। तो जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहां पहुंचे, इस 2 इलेक्ट्रॉन को सोल्यूशन में बैठा कॉपर प्लस 2 एब्जॉर्ब कर लेगा, या ये कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन रॉड वाले गेन कर लेगा और इस रॉड पे जाके कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि यस, इस तरफ तो बच्चों जिंक की रॉड होगी उसकी थिकनेस कम होती जाएगी क्योंकि जिंक निकल निकल के सोल्यूशन में जा रहा है। जबकि यहां बात करेंगे तो सोल्यूशन से कॉपर कहां डिपॉजिट होता जा रहा है, रॉड पे। तो इस तरफ कैथोड पर रॉड की थिकनेस बढ़ती जाएगी, यहां पर रॉड का मास बढ़ता जाएगा और यहां पर रॉड की थिकनेस कम होती जाएगी क्योंकि यहां से जिंक रॉड निकल निकल के सोल्यूशन में जा रहा है। अब बच्चों ये एक्सटर्नल सर्किट तो आपने कंप्लीट कर लिया। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ये क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को बच्चों इंटरनली कनेक्ट करता है सॉल्ट ब्रिज और एक्सटर्नल सर्किट भी कंप्लीट हो गया। तो यहां से बच्चों आपका ये पिक्चर हो गई गैल्वेनिक सेल की। ये पिक्चर किसकी होगी बच्चों? गैल्वेनिक सेल की। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या हो रहा है ये मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअली क्या होगा, जो आपकी रॉड होगी इस रॉड पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो रॉड है बच्चों, ये इस पे आपके रॉड पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन रॉड पर बच्चों आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कॉपर प्लस 2 क्या करेगा, ये कॉपर प्लस 2 इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर रॉड पे आके बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉपर आयन शेड इट्स सॉल्वेटिंग वाटर एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ न्यूट्रल कॉपर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर प्लस 2 में बच्चों बेताब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रॉड पे आएगा मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा और कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सम मेटल्स लाइक कॉपर AgAu आर फाउंड टू हैव द अपोजिट टेंडेंसी। जो बच्चों आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं Cu AgAu, समझ में आ रहा है? Cu AgAu ये सब आपके बच्चों क्या होते हैं? वीक या फिर आप कह सकते हो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करने में भरोसा रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं बिकॉज इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये क्या करेंगे, दिस विल गेट डिपॉजिट ऑन द मेटल रॉड। यानी ये जो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये बच्चों रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो जो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनका रिडक्शन होता है। और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स का रिडक्शन होता है। तो यहां पर ही बच्चों एक डबल लेयर बन जाएगी, जहां पर आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। So the following equilibrium will be established। तो ये बच्चों आपके कहां पे होगी? कैथोड पर। तो कैथोड पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, एनोड पर एक रिएक्शन होगी वो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो रॉड विल हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हमने देखा था बच्चों की जो आपकी दूसरी वाली रॉड थी वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के यहां पर आएंगे। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज विल सराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड एंड फॉर्म डबल लेयर एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप्ड इन द सिस्टम। और इस वाले में क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन जो होगा, जो कैथोड है बच्चों, इसमें क्या होगा कि सोल्यूशन से निकल निकल के जो आपका मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, वो रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। सो एट कैथोड रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो बच्चों जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, वैसे कैथोड पर रिडक्शन होगा, इसे आप बोलोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन था वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। टू एक्ट एज सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन था बच्चों? एनोड, बिकॉज एनोड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहे थे? एनोड से। तो एनोड जो है आपका वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा था। और सिंक मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। क्लियर? Positive polarity will be developed and the electrolyte potential can be represented by this E of copper plus 2 copper। तो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम साइन यूज करते हैं E। अगर मैं बच्चों कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि कॉपर प्लस 2 से 0 में जा रहा है,
जहां कुछ नहीं लिखा बच्चों उसका मतलब जीरो होता है। तो +2 से जीरो हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसे बोलेंगे बच्चों रिडक्शन रिएक्शन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। लेकिन अगर लिखता है बच्चों ई ऑफ कॉपर स्लैश कॉपर +2, मतलब कॉपर जीरो से कहां जा रहा है +2, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा सर कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है? तो बच्चों अगर कॉपर +2 से कॉपर दिया हुआ है तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड बच्चों 0 से +2 जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बच्चों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एनोड क्या होता है, अगर हम बात करें कि बच्चों एनोड क्या होता है, तो एनोड वो होता है जहां पर वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड हैज अ नेगेटिव साइन। तो मैंने आपको कहा ही था बच्चों कि गैल्वेनिक सेल केस में आपको लोन वर्ड याद करना है, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। तो एनोड आपका नेगेटिव होगा बच्चों, यहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होंगे और कहीं और जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर बच्चों हमेशा रिडक्शन होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा आ रहे होंगे और इसका क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। एनोड नेगेटिव है तो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एनोड पर बच्चों हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पर हमेशा बच्चों रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल की। तो बच्चों मैं आपको यहाँ समझा दूं क्या हुआ कि जब आपने लेफ्ट साइड, अब बच्चों लेफ्ट साइड क्या होगा आपका एनोड, आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो पिक्चर बनेगी वो हमेशा एनोड की बनेगी, और राइट साइड जो पिक्चर बनेगी बच्चों हमेशा कैथोड की बनेगी। एनोड नेगेटिव होता है मतलब बच्चों ये वाली रॉड नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए, बिकॉज एनोड कैसा होता है नेगेटिव और कैथोड कैसा होता है पॉजिटिव। तो आपका एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा और कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है, क्या ये समझते हैं? तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा होगा कि जो जिंक है ये जिंक +2 में कन्वर्ट होगा। आप देख पा रहे हो जो जिंक है ये रॉड से निकल के जिंक +2 में कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से बच्चों इस रॉड पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जमा होते जाएंगे। तो जिंक बच्चों जब निकल के सोल्यूशन में जाएगा तो जिंक +2 आयंस यहां प्रोड्यूस होंगे और ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी, और जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है बच्चों वो ये होगी, जिंक कन्वर्ट हो रहा होगा जिंक +2, जिंक कन्वर्ट हो रहा होगा बच्चों जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। सिमिलरली कॉपर बच्चों क्या हो रहा होगा, यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। जब भी बच्चों एरो के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, जब भी बच्चों एरो के लेफ्ट साइड, जब भी बच्चों एरो के लेफ्ट साइड आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो ये बच्चों आपका क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। या आप देख सकते हो यहां पर 0 से ये +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहां पर कॉपर +2 से 0 में जा रहा है मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्लियर है क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हो क्या रहा होगा मैं आपको समझा देता हूं कि जब यहां पर बच्चों जिंक निकल के आयंस के फॉर्म में आ रहे होंगे तो सोल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चों जिंक जो है वो रॉड से निकल के सोल्यूशन में आता जा रहा है जिंक +2 के फॉर्म में, तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। एक समय तक तो सोल्यूशन जिंक +2 को आने देगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों क्या होगा कि सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ जाएगा तो अब फर्दर जिंक +2 को ये सोल्यूशन आने नहीं देगा, क्योंकि सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, जिंक +2 पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक समय के बाद जब नया जिंक +2 आएगा तो पॉजिटिव आपका जिंक प्लस पे, और जिंक पर भी +2 है, यानी जिंक पर भी चार्ज +2 है और सोल्यूशन भी अच्छा खासा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो एक नया जिंक अब सोल्यूशन में नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं बच्चों इस तरफ की, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से फ्लो कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे हैं। आप देख सकते हो सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे हैं, और यहां पर क्या सिचुएशन चल रही है आइए समझते हैं। यहां पर बच्चों कॉपर +2 जो है, यहां पर सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, तो बहुत सारे कॉपर +2 यहां घूम रहे हैं। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, एक कॉपर +2 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वायर या फिर रॉड पे जाके चिपक गया कॉपर के फॉर्म में। यानी यहां क्या हो रहा होगा, सोल्यूशन में बच्चों पहले कॉपर +2,
और सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन बराबर था। इस तरफ क्या हो रहा है राइट साइड में? राइट साइड बच्चों कॉपर +2 और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में बराबर था, लेकिन जैसे जैसे बच्चों कॉपर +2 रॉड पे जाएंगे कॉपर +2 का कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा, और जैसे जैसे कॉपर +2 कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा आप कह सकते हो कि सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, या ओवरऑल इस तरफ आपका जो सोल्यूशन है, ओवरऑल आपका सोल्यूशन है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब बच्चों अगर आपका सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर सोल्यूशन आपका यहां पर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो एक समय तक तो बच्चों कॉपर +2 को ये रॉड पे जाने देगा, लेकिन जैसे जैसे सोल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा कॉपर +2 पे पॉजिटिव चार्ज है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो एक समय तक तो सोल्यूशन कॉपर +2 को रॉड पर जाने के लिए अलाउ करता रहेगा, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन पे धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज बढ़ता जाएगा एक समय ऐसा आएगा जब इस नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन का कॉपर +2 पर अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उसको रॉड पे जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये हो बच्चों यहां पे जिंक +2 सॉल्यूशन में आ नहीं पा रहा है, यहां कॉपर +2 सॉल्यूशन से रॉड पे जा नहीं पा रहा है, तो एक समय बाद बच्चों ये रिएक्शन ही रुक जाएगी। जब ये रिएक्शन रुक जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, जब ये रिएक्शन रुक जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही रुक गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही रुक गया तो बच्चों यहां पर करंट भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। करंट भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये तो समस्या हो गई, ये तो समस्या हो गई बच्चों की अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही रुक जाएगा, ये रिएक्शंस ही रुक जाएंगी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। इससे बच्चों इस सॉल्यूशन से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। बच्चों रिएक्शन स्टॉप क्यों हुई पहले बताओ? ये रिएक्शन स्टॉप इसलिए हुई क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था और यहां पर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा था। बच्चों जो आपका एनोड है यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था और जो कैथोड है यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, और ये चार्ज मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। तो कुछ ऐसा करें सर कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट ही ना हो पाए, कुछ ऐसा करें कि यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट ही ना हो पाए, तो बच्चों हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बच्चों होता रहेगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर बच्चों कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? इन एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं, इन एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं, यानी सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में। तो आइए देखते हैं। It has 2 half cells each having a beaker containing a metal strip. अब जो मेटल स्ट्रिप आप लोगे उसी मेटल का आपको एक एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। The metal strips are called electrodes and are connected by conducting wire. तो आपने इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। 2 solutions are connected by a salt bridge. तो बच्चों सॉल्ट ब्रिज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बता दिया सॉल्ट ब्रिज किस काम आता है बच्चों। तो जो सोल्यूशन के अंदर एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, सोल्यूशन के अंदर जो एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, इन एक्सेस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। The oxidation and reduction half reactions occur at separate electrodes and electric current flow through the wire. और अगर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स अलग अलग रहेंगे तो इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, और जब वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा बच्चों तो यहां पर करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चों मुझे यहां पर पढ़ना है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और सॉल्ट ब्रिज में मुझे कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट स्पीड ऑफ इट्स कैटायन इज इक्वल टू इट्स एनायन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसे हम बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? आयोनिक मोबिलिटी। यानी बच्चों ध्यान रखेंगे, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो हम ध्यान रखेंगे कि आपको इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का सेलेक्ट करना है सॉल्ट ब्रिज में। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बच्चों सेलेक्ट करेंगे जिनकी कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम हो।
आयनिक मोबिलिटी सेम हो, मतलब मोबिलिटी मतलब बच्चों मूव करना मतलब स्पीड। तो केटायन और एनायन की स्पीड सेम कब होगी? जब उनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यहां पर बच्चों हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके केटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सेम हो, सच दैट उसकी आयनिक मोबिलिटी भी सेम हो। तो हमें केटायन और एनायन ऐसा सेलेक्ट करना है जिनकी आयनिक मोबिलिटी सेम हो। अगर बच्चों केटायन और एनायन के आयनिक मोबिलिटी में डिफरेंस आएगा तो दिक्कत वाली बात है, इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हमें सेलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए बच्चों में एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन और एनायन तभी बराबर होगा जब बच्चों इनकी एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होगी, या आप ये कह सकते हो कि इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होगी। क्लियर है? सो मोबिलिटी ये लिखा बच्चों देखो, मोबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन बराबर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइट हम किस तरह का यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज में। तो हम बच्चों इस तरह का सॉल्ट ब्रिज यूज सॉल्ट ब्रिज में बच्चों हम वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जिसका केटायनिक और एनायनिक पार्ट का आयनिक मोबिलिटी सेम हो। जैसे एग्जांपल बच्चों KCl में बच्चों K प्लस और Cl माइनस जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इनकी जो एटॉमिक साइज है बच्चों केटायन एनायन की वो ऑलमोस्ट सेम है। सिमिलरली KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया, तो बच्चों KCl हो गया, KNO3 हो गया या NH4NO3 हो गया। ये सब बच्चों क्या है? आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मैं यूज करूंगा सॉल्ट ब्रिज में। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज करोगे वो जनरली है बच्चों आपके KCl, KNO3, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अगर आपने Ag+, Hg+2 या Pb+2 वगैरह यूज कर लिए तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट नहीं करने। अगर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सेल देन KCl इज नॉट यूज। क्यों? क्योंकि अगर आपने बच्चों अगर आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट KCl है और आपने Ag+ का इलेक्ट्रोड ले लिया तो Ag+ बच्चों Cl- से अगर रिएक्ट कर गया तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से सेलेक्ट करना है जिसकी आयनिक मोबिलिटी सेम हो और वो बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट का आपका केटायन और एनायन है वो इलेक्ट्रोड वगैरह से रिएक्शन ना करे। तो बच्चों अगर Ag+ इस तरह का कैथोड, अगर इस तरह का इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड आपने यूज किया, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया, वैसे अगर आप सिल्वर, मरकरी, लेड इनका इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो आप AgCl को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहां से AgCl या HgCl2 या PbCl2 अगर बन गया तो बच्चों वो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो हमारा पूरा बैटरी ही गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो देयर कैन बी अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर प्रेसिपिटेट बन गया बच्चों AgCl, HgCl2 वगैरह का, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो काम था इलेक्ट्रोलाइट का कि आपके सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, अब वो मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर सॉल्यूशन आपका PPT बना देगा। तो क्लियर है क्या? सो विच विल प्रिवेंट द माइग्रेशन एंड इट्स फंक्शनिंग विल स्टॉप। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के मैंने आपको बता दिया। सॉल्ट ब्रिज आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, वो किसी से रिएक्ट नहीं करने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट जो हैं। क्लियर है क्या? सो सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड इनवर्टेड ट्यूब दैट कंटेन्स अ जेल permeated with an inert electrode. It connects the solution of two half cells to complete the circuit. ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में इंटरनली कनेक्ट कर रहा था। एक्सटर्नली तो आपने वायर लगा रखा था, इंटरनली कौन कनेक्ट कर रहा था इसको? सॉल्ट ब्रिज। हाँ है ना? It minimize the liquid junction potential, the potential difference between the junction of two liquids. तो मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब फर्दर पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में नहीं आ पा रहे थे या फर्दर कॉपर +2 रॉड पे जमा नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया था। उसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हमने जब हटाया, मिनिमाइज किया, तो हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम हो गया और अब वापस से आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा। ये देखो बच्चों, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ जनरेशन ऑफ करंट। करंट या इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वो क्यों रुका था? बिकॉज बच्चों दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बच्चों फर्दर जिंक +2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था और कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। उसे रोकने के लिए मुझे सॉल्यूशन को वापस से जो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो गए थे या डेवलप हो गए थे उन्हें हटाना पड़ा, और उसे हटाने के लिए हमने किसे यूज किया? सॉल्ट ब्रिज। The simultaneous electrical neutrality of anodic oxidation chamber and cathodic reduction chamber is due to same mobility or velocity of KNO3 ions. तो आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें केटायन और एनायन की इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सेम होगी। मतलब बच्चों क्या होगा
अगर आप सेम मोबिलिटी के आयंस नहीं लोगे तो हो सकता है कि एनोड साइड पहले ही न्यूट्रल हो जाए, कैथोड साइड बाद में न्यूट्रल हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस आपको दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइम पे केटायन और एनायन के फॉर्म में दोनों तरफ पहुंचेगा तो एक साथ दोनों तरफ न्यूट्रल कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। समझ में आ रहा है? इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड द वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सॉल्ट ब्रिज तो क्या कर रहा था बच्चों, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मूव करवाने में मदद कर रहा था। लेकिन अगर आपने सॉल्ट ब्रिज ही हटा दिया तो बच्चों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। द आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद अदर आयन इन द सॉल्यूशन एंड द आयंस आर नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। मतलब जो भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो किसी भी इलेक्ट्रोड से या किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जनरली ट्यूब इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ अगार अगार पाउडर विद अ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट जनरली नॉट कॉमन टू एन आयनिक कैथोडिक कंपार्टमेंट। क्लियर बात है? यानी बच्चों क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, उसमें हम बच्चों अगार अगार का पेस्ट, जेली लाइक पेस्ट मिला देते हैं सच दैट आपका जो आयंस है वो बच्चों आपका फ्लो कर सके, लेकिन सोल्यूशन आपका यू ट्यूब शेप ऑफ सॉल्ट ब्रिज से बाहर ना आए। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, अगार अगार का सोल्यूशन भी भर देते हैं और यहां पर कॉटन प्लग्स भी लगा देते हैं बच्चों, ताकि सोल्यूशन यहां से बाहर ना आए। यहां से आयंस का मूवमेंट तो होगा बच्चों, आयंस की साइज बहुत छोटी होती है तो आयंस का मूवमेंट तो होगा बच्चों, लेकिन सोल्यूशन ताकि बाहर ना आने पाए इसलिए हम यहां पर इसमें कॉटन प्लग्स लगा देते हैं और अगार अगार जेली टाइप ऑफ सब्सटेंस से इसको मिक्स कर देते हैं ताकि आपका जो सोल्यूशन हो, जो इलेक्ट्रोलाइट हो, वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये आपका हो गया फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बच्चों ये हर बार आता है, ये बच्चों हर बार आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताओ किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे। तो बच्चों हम वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे जिनकी आयनिक मोबिलिटी सेम हो। क्लियर है? चलो, इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में मिक्स भी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्योंकि मैंने आपको कहा बच्चों कि जब भी आप एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड लोगे तो उसके सॉल्यूशन और उसके मेटल के बीच में एक डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये किस पे डिपेंड करेगी, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी डिपेंड करती है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, नेचर ऑफ मेटल पे, क्योंकि बच्चों मेटल आपका इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। मोर रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लेस रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो किस तरह का मेटल है बच्चों उस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि बच्चों ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उस पर भी आपका ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर सकता है बच्चों कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है या वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, वो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस दे रहा है कि कम आयंस दे रहा है, उस पर भी ईएमएफ डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पर भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस एट 1 m। तो 1 m जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब आपके किसी भी आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, कोई बच्चों गैसियस सब्सटेंस हो तो उसका प्रेशर 1 बार हो जाए, टेम्परेचर बच्चों 298 केल्विन हो, इस समय पर जो पोटेंशियल आप डिफाइन करोगे उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि अगर कोई सॉल्यूशन में आयन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और बच्चों टेम्परेचर जब मैं 298 यानी कि रूम टेम्परेचर लूंगा, इस समय पे डिफाइन किए गए पोटेंशियल को बच्चों स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और उसका जो बच्चों आपका साइन होगा वो ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, उसे बोलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है क्या? अब बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी और रिडक्शन पोटेंशियल आरपी के टर्म में डिफाइन करेंगे। बिकॉज बच्चों आप इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी बता सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी भी बता सकते हो। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिडक्शन, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो आप बच्चों जो आपका
पोटेंशियल है, जो आपका बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक तो बच्चों आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा और दूसरा आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को बच्चों शॉर्ट में आरपी बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों जिसका ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सब्सटेंस बच्चों सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और बच्चों जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सब्सटेंस सबसे पहले रिड्यूस कर जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यही लिखा हुआ है, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा बच्चों कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप जो है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। यानी यहां पर बच्चों जो आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो भी दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो रिड्यूस कर सकते हैं उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में बच्चों नेगेटिव साइन का फर्क होता है। यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू x है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -x होगी। जैसे कॉपर +2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और कॉपर बना ले तो बच्चों इसका रिडक्शन पोटेंशियल E0। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है बच्चों 0.34 वोल्ट। तो अगर मैं इसका रिवर्स रिएक्शन लिख दूं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बच्चों वो -0.34 वोल्ट हो जाएगा। यानी अगर आपने किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो बच्चों वो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन या रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर रिडक्शन हो रहा है, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों घट रही है, +2 से 0 जा रही है, जबकि यहां पर 0 से +2 जा रही है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा बच्चों उसे रिडक्शन बोलेंगे, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं किसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो रिडक्शन की जगह बच्चों वो ऑक्सीडेशन बन जाएगा, तो जो वैल्यू है बच्चों उसमें भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर 0.34 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, तो जब भी जैसे बच्चों हमने पोटेंशियल डिफाइन किया, तो पोटेंशियल जब हमने डिफाइन किया तो बच्चों इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 मान लिया, तब बच्चों h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हम mgh मानते हैं। वैसे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें निकालना था तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानना था, तो हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे 0 मान लिया बच्चों। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बच्चा हमने कितना मान लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी 0, इज टेकन टू बी 0। यानी बच्चों हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हमने बच्चों क्या मान लिया, 0 मान लिया। हमने रेफरेंस अपना इलेक्ट्रोड का किसे मान लिया, हाइड्रोजन को मान लिया, और बोल दिया बच्चों कि आज के बाद हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम सबका पोटेंशियल निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज अ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच ऑल अदर इलेक्ट्रोड वैल्यूज आर असाइंड। तो अगर बच्चों आप हाइड्रोजन को 0 वोल्ट का रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लोगे, तो अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बच्चों हमने क्या किया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बच्चों हमने क्या किया, बाकी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। मैं आपको बता देता हूं कि जो आप टेबल है बच्चों वो ये रही। ये बच्चों 25 डिग्री यानी 298 केल्विन पे
298 केल्विन पे अलग अलग सब्सटेंस की जो 298 केल्विन बच्चों अलग अलग सब्सटेंस की जो पोटेंशियल आता है उसका एक टेबल यहाँ बना रखा है। लिथियम बच्चों रिड्यूस हो रहा है, पोटेशियम आपका रिड्यूस हो रहा है, बेरियम आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये सब क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों यहाँ आप देख रहे हो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये सब्सटेंस रिड्यूस करना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। तो लिथियम बच्चों कभी भी रिड्यूस करना नहीं चाहेगा, लिथियम ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। क्यों? अगर मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो इसकी वैल्यू प्लस का 3.05 हो जाएगी। तो लिथियम बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम बच्चों आपका जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बताओ, आपने पढ़ रखा होगा लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि लिथियम सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हो कि लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल में से क्या लिखा हुआ, ध्यान देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आ रहा है, मतलब लिथियम कभी भी रिड्यूस करना नहीं चाहेगा, वो हमेशा ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो ये बच्चों एक टेबल है जिसके बेसिस पे हम वहां पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बच्चों जीरो मान लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा कौन है बच्चों, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया, इसका पोटेंशियल जीरो है। अब जिसका भी बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से ज्यादा है, आप देख रहे हो हाइड्रोजन के नीचे इतने सारे इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, ये सब बच्चों वो इलेक्ट्रोड हैं जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक तरफ हाइड्रोजन लगा दूं तो हाइड्रोजन से इनका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन के साथ होंगे तो ये वाले एलिमेंट आपके रिड्यूस होंगे, और अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करूंगा जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों जीरो से कम होगा, वो बच्चों क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हाइड्रोजन से ज्यादा अच्छे कौन होंगे, इसके नीचे वाले, अगर वो रिड्यूस करना चाहें। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ऊपर वाले ऑक्सीडाइज करेंगे अगर मैं इन्हें हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दूं। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। आप देख पा रहे हो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा बच्चों वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फ्लोरीन का बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। और आप कह सकते हो कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों सबसे कम होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हुए हमने सबका क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। अब बच्चों सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेता हूं। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं बच्चों कि जब भी आपको ई नॉट सेल निकालना है तो किसी सेल का जो आपका ईएमएफ होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा बच्चों ई नॉट ऑफ, अब बच्चों ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों होगा क्या, ध्यान सुनना, तो कैथोड पर बच्चों होता है रिडक्शन, तो आप लिख दो ई नॉट ऑफ कैथोड और इस पर लिख दो रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड, और एनोड पे होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो आप एक काम करो, कैथोड पे जो हो रहा है उसका पोटेंशियल लिख लो और एनोड पे जो हो रहा है उसका पोटेंशियल लिख लो। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है और एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मुझे पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन सेम होता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि एनोड और कैथोड पे बच्चों, कैथोड पर तो रिडक्शन होता है तो इसको लिख देता हूं आरपी। और आपको पता, मैं एक काम कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी बच्चों वो नेगेटिव ऑफ एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगी। तो मैं एक काम करता हूं कि ई नॉट ऑफ एनोड ऑफ ओपी की जगह पर क्या लिख दूं, उसे आरपी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं यहां पर बच्चों क्या लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, इस प्लस या माइनस लिख रहा हूं, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड ही लिखूंगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा। बिकॉज अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस इंट्रोड्यूस करवा दूं तो बच्चों इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। यानी या तो आप इस फॉर्म में सकते हो या तो इस फॉर्म में सकते हो। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बच्चों हम ज्यादातर ई नॉट सेल को इस तरह से लिखेंगे कि ई नॉट सेल आपका होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। या बच्चों जब हम गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो राइट साइड में कैथोड होता है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लिखेंगे। अब बच्चों चाहे एनोड चाहे कैथोड लिखेंगे हम क्या,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों पर ये बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, यानी इन ऑट ऑफ कैथोड पर भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे, और एनोड पर नो डाउट ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू कौन सी यूज करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ये बच्चों अपना ई नॉट सेल का वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं कि ई नॉट सेल आपका ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो उसी के बारे में बच्चों यहां पर बात बता रखी है, तो आइए इसको देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों वो है फ्री एनर्जी चेंज फॉर सेल रिएक्शन। फ्री एनर्जी का मतलब होता है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी आपका होता है बच्चों माइनस का एन एफ ई नॉट सेल या ई सेल। डेल्टा जी आपका ये हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट आपका हो जाएगा माइनस का एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट आपका हो जाएगा बच्चों माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, और डेल्टा जी आपका हो जाएगा बच्चों माइनस एन एफ ई सेल। यहां पर बच्चों आपका ई सेल क्या है, ई सेल आपका बच्चों ईएमएफ ऑफ सेल है। तो सर ई नॉट में क्या डिफरेंस है, जैसे ही बच्चों नॉट साइन ऊपर आ जाए, नॉट साइन, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। सिमिलरली डेल्टा जी क्या है सर, डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो सर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। चलते हैं बच्चों आगे। तो डेल्टा जी नॉट आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों आपका, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और बच्चों 1 फैराडे आपका होता है 96500 कूलम, 96500 कूलम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो डेल्टा जी भी हम निकाल लेंगे। अब यहां पर बच्चों क्या है कि आपके पास नोटेशंस वगैरह दे रखे हैं सेल के, इसको भी आप यूज कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं कुछ सवालों की जो बच्चों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक रिएक्शन दे रखी है, मुझे लेट्स सपोज बच्चों एक रिएक्शन दे रखी है कि मेरे पास में Fe+3, Fe+3 अगर बच्चों Fe+3 बच्चों अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये बना देगा Fe+3 बच्चों अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज इसका ई नॉट वैल्यू बच्चों मुझे x1 दे रखा है, Fe+2 अगर बच्चों Fe+2 अगर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ई नॉट दे रखा है लेट्स सपोज x2, और मुझे कहा जा रहा है बच्चों ई नॉट ऑफ Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू बतानी है। मुझे बच्चों ई नॉट Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू बतानी है। तो हमें जो भी लॉस पता है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ई नॉट ऑफ Fe+3 से Fe+2 को बच्चों हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। अब ये मुझे निकालना है, तो एक काम करते हैं, मुझे बताओ क्या मैं इसकी रिएक्शन लिख सकता हूं? बिल्कुल। Fe+3 बच्चों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 1 का डिफरेंस है। तो Fe+3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों घट रहा है, तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ई नॉट की वैल्यू मान लेते हैं बच्चों y है। ये y की वैल्यू मुझे निकालनी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। तो बच्चों अगर मुझे इसकी ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको y मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इन दोनों की मदद से ये वाली रिएक्शन निकालनी है। जो भी रिएक्शन आपको गिवन है बच्चों, इसकी हेल्प से मुझे ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो आइए ट्राई करते हैं। Fe+3 बच्चों मुझे एरो के लेफ्ट साइड चाहिए, Fe+3 मुझे एरो के लेफ्ट साइड चाहिए। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन बच्चों मैंने एज इट इज लिख दी। Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेगा बच्चों, Fe मिलेगा। इसका ई नॉट दे रखा है x1, और सेकंड वाली रिएक्शन में ध्यान से देखो तो Fe+2 मुझे राइट साइड चाहिए। तो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूं। इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा बच्चों, तो मैं लिखूंगा Fe इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों जैसे ही आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, बच्चों ई नॉट का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये बच्चों x2 से माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया और फिर यहां पे लिखा। अब जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करोगे, आपको थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा जैसे आप ऐड करोगे। तो Fe+3 से Fe+2 और एरो के लेफ्ट साइड 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेट इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी 1
प्लस 2 को ऐड करेंगे तो थर्ड रिएक्शन आ जाएगी। अब यहां पे ध्यान रखना है बच्चों, गलती से भी हमें ईएमएफ को ऐड नहीं करना है, हमें डेल्टा जी को ऐड करना है। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस डेल्टा जी टू नॉट ऑफ सेकंड रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी थ्री नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन। यानी हमें इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके थर्ड रिएक्शन मिल रही है, तो हम इनके डेल्टा जी को ऐड करेंगे। डेल्टा जी होता है बच्चों माइनस का NF सेल। तो बच्चों n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो माइनस का n, अब फर्स्ट वाली रिएक्शन में n कितना है बच्चों 3, तो माइनस का NF ई सेल माइनस ऑफ NF ई नॉट सेल। ठीक है बच्चों, तो मैं वैल्यू पुट पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मान लेते हैं इसमें N1 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा माइनस का NF ई नॉट सेल फर्स्ट, या E1 नॉट लिख देता हूं, माइनस का NF E1 नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट हो जाएगा माइनस का N2 इंटू एफ इंटू ई नॉट टू, बराबर थर्ड के लिए मैं लिखता हूं माइनस का N3 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ 3। अब वैल्यू जब हम पुट करेंगे बच्चों तो आप देख पा रहे हो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। N1 कितना है बच्चों 3, N1 कितना है 3, तो 3, अच्छा F भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, F भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 3 इंटू E1 नॉट, E1 नॉट कितना है बच्चों X, तो 3x1 प्लस N2 कितना है बच्चों 2, N2 कितना है 2, और E2 नॉट कितना है माइनस का x2, ये बराबर आ जाएगा बच्चों N3 इंटू ई नॉट। N3 कितना है बच्चों 1, तो 1 इंटू E3 नॉट, जिसको तुमने क्या मान रखा है बच्चों y मान रखा है। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 3x1 माइनस 2x2। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आते हैं तो ये हमें पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों जिससे हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लेते हैं कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन रहा है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मैं ये भी बता देता हूं। ये रिएक्शन नहीं लिखी होगी, आपको लिखा होगा ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर। इसकी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों x1 दे रखी है, और एक और रिएक्शन आपको दे रखी है बच्चों, क्या लिखा हुआ ध्यान सुनना, ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस से कॉपर, कॉपर प्लस से कॉपर की वैल्यू x2 दे रखी है। कितनी दे रखी है x2 दे रखी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आप क्या लिखोगे, कॉपर प्लस बच्चों एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहां कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। ये दो रिएक्शन आपको दे रखी है और फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस, या कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस, बिल्कुल आपको ये फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आइए दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको रिएक्शन निकालनी है उसको लिख लेते हैं। तो कॉपर प्लस 2 बच्चों, जब यहां पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक का डिफरेंस है, कॉपर प्लस 2 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ई नॉट निकालना है तो मैंने इसको वाई मान लिया, इसका ई नॉट निकालना है तो मैंने इसे वाई मान लिया। अब मुझे ये वाली रिएक्शन चाहिए, कॉपर प्लस 2 मुझे एरो के लेफ्ट साइड चाहिए और यहाँ पर लेफ्ट साइड ही लिखी हुई है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। इसका ई नॉट वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसका ई नॉट वैल्यू x1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं सेकंड वाली रिएक्शन को लिखूंगा तो कॉपर प्लस, अब बच्चों यहां पर क्या है, कॉपर प्लस मुझे एरो के राइट साइड चाहिए। अगर कॉपर प्लस मुझे एरो के राइट साइड चाहिए तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं। अगर बच्चों मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो आप सबको पता है अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूंगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों ई नॉट आ जाएगा माइनस का x2। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। आप यहां से देख पा रहे होगे, बच्चों यहां से एक फॉर्मूला भी बन रहा है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के ही बता देता हूं जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप तुरंत फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां भी आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करने से थर्ड रिएक्शन बन रही है। तो अगर मैं लिखूं बच्चों डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट ऑफ सेकंड रिएक्शन बराबर डेल्टा G3 नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन, तो माइनस का फर्स्ट रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई नॉट प्लस डेल्टा जी होता है बच्चों माइनस का n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। बच्चों डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का n3 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन। अब यहां से बच्चों माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और f भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो ई नॉट थर्ड आएगा या ई नॉट जो आपका टोटल आएगा बच्चों किसी गिवन रिएक्शन का, वो क्या आएगा, आप देख पा रहे हो n1 E1 नॉट प्लस n2 E2 नॉट अपॉन n3। तो इस तरह का एक फॉर्मूला बच्चों आपको तैयार होकर मिल जाएगा। इसको आइए यहां पर लगाते हैं।
जब मैं यहां पर ये चीज लगाऊंगा तो बच्चों जो आपका ये थर्ड वाली रिएक्शन है, इस थर्ड वाली रिएक्शन का ई नॉट कितना आ जाएगा खुद बताओ। बहुत बढ़िया, इस थर्ड वाली रिएक्शन का, सॉरी ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है बच्चों, इस वाली रिएक्शन का ई नॉट कितना आ जाएगा आप बताओ। तो ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस बच्चों आएगा, आप देख सकते हो इसका N2 है, तो 2 इंटू इसका ई नॉट कितना है x1, तो बच्चों 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू माइनस x2 प्लस 1 इंटू माइनस x2, 1 इंटू माइनस x2, और यहां पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन जो थर्ड वाले में इन्वॉल्व है वो 1 है। तो यहां से बच्चों आपका जो ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस आएगा वो आ जाएगा बच्चों 2x1 माइनस x2। तो इस तरह के सवाल मुझे लगता है आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, यहां पर आप इस चीजों को ध्यान से देखिए कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस का बच्चों में खास तौर से हम यहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमें आइडिया लग सके यार इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, बाकी पढ़ते हैं फिर अपने अगले क्लास में। ओके बच्चों, ओके।